माना कि वो नंबर x है, लेट द नंबर बी x। तो माना कि वो नंबर x है, मतलब एक ही नंबर है ना x, तो आप उसके लिए इज क्यों नहीं लिखते कि लेट द नंबर इज x। वॉज क्यों नहीं लिखते, कल माना था मैंने लेट द नंबर वॉज x। हमेशा फिक्स्ड क्यों लिखा जाता है, लेट द नंबर बी x। लिखिए ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लेट द नंबर इज x, आर x। Namaskar, this is Kapil Dev Sharma and I once again welcome you to my YouTube channel English by Kapil Dev Sharma. This is the 18th video of verbs in English और इससे पहले मैं आपको noun, pronoun, adjective, articles, verbs, time और tense पूरे पढ़ा चुका हूँ। अलग अलग प्लेलिस्ट है, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। वोकैबुलरी की भी अलग प्लेलिस्ट है जिसमें कि रूट वर्ड्स, इडियम फ्रेजेस, उनकी हिस्ट्री, ओरिजिन, एटिमोलॉजी के साथ मार्क की है कि इस इडियम को इस तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है। एक बार आप वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ वीडियोस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज, आरसी, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स और पैराजंबल्स के भी हैं। एक बार उन वीडियोस को भी आप उनकी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। और रिसेंटली मैंने अपनी ऐप पर पढ़ाना शुरू किया है, दैट इज विद द सेम नेम इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर, जिसमें कि टारगेट एसएससी 2021, स्टेनोग्राफर एग्जामिनेशन, सीजीएल, यूपीएससी, सीडीएस और डिफेंस के एग्जामिनेशंस के लिए आप चाहें तो मुझे मेरी ऐप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार चेक कर सकते हैं, इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा, अवेलेबल एट गूगल प्ले स्टोर। जल्दी से वापस आते हैं कि वर्ब्स में अभी तक हमने क्या पढ़ा था। स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो आपको मार्क किया इंट्रोडक्शन ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश, किस तरह आप इनके टाइप्स बता सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, ईटीसी। उसके बाद सेकंड वीडियो में समझाया कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स को कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारी वर्ब्स अपने सेंटेंस पर डिपेंड करती हैं कि वो ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव है। और उसके अलावा 3 वीडियोज में आपको उसके बाद मार्क किया मोस्ट कंफ्यूजिंग पेयर्स, चाहे एग्जामिनेशंस में एरर डिटेक्शन की बात हो या अपनी दैनिक बोलचाल में स्पोकन इंग्लिश की बात हो, वो वर्ड्स तो बहुत ज्यादा काम आते हैं। उसके बाद आपको 3 अलग अलग वीडियोस में यूज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी बी, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड और हैव, हैड, हैज जैसी फॉर्म्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद सारी की सारी मॉडल वर्ब्स मे, कैन, कुड, शैल, शुड, नीड, डेयर एक्सप्लेन की। लास्ट वीडियो मार्क किया था जिसमें कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन टू नॉन फाइनाइट वर्ब्स मार्क किया, और इसी लाइन के साथ उसको वापस रिवाइज कर दूं। एक वर्ब होती है जो टाइम, टेंस, नंबर, जेंडर के हिसाब से चेंज हो जाती है। बड़ी अजीब बात है कि उसी वर्ब की नॉन फाइनाइट फॉर्म, इंफिनिटिव, पार्टिसिपल और जेरेंट्स किसी के हिसाब से भी चेंज नहीं होती, इसलिए इनको नॉन फाइनाइट्स कहा जाता है, बिकॉज ये फाइनाइट नहीं है। और दूसरी बात, इनको देखकर आप टाइम, टेंस, नंबर पता नहीं लगा सकते। डिटेल्स के लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने आपको इन तीनों का ही ओवरव्यू दिया था कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं, जिनको आज आप डिटेल में पढ़ेंगे, और पार्टिसिपल्स, जेरेंट्स क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए अगले वीडियो देखिएगा, और इंट्रोडक्शन मैंने पिछले वीडियो में मार्क कर दिया है, जिन्होंने नहीं देखा हो प्लीज देख सकते हैं। आइए बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक इन्फिनेटिव्स की। इन्फिनेटिव्स पढ़ने से अच्छा या पढ़ने से बेहतर या इनिशियली इसकी स्पेलिंग देखेंगे तो मुझे मैथ्स याद आ जाता है, जहां पर के इनफाइनाइट जैसा कोई शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ वही, बट माफ कीजिएगा, उसका प्रोनाउंसिएशन इनफाइनाइट नहीं होता, उसे इन्फिनिट कहा जाता है। अब मैथ्स वाले सर को आप इंग्लिश ना सिखाएं, सर नहीं वो इन्फिनिट होता है, या मैं कभी जीएस और मैथ्स गलत कर जाऊं, माफ करना, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। जी हाँ, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन इन्फिनिट ही होता है। होता क्या है तो मैं पेन अभी यूज कर लूंगा, लेकिन एक बार वर्बली सुनिएगा। पहले हम प्रैक्टिकली चीजों को ध्यान में रखें, वो बेहतर है। किताबों के रूल रटने से लैंग्वेज नहीं बनती। मैथ्स का इनफाइनाइट, इन्फिनिट मुझे ऐसे याद है कि अगर 5 अपॉन, वर्बली सुन लीजिए, कोई बहुत बड़े कैलकुलेशन नहीं दे रहा, 5/3 लिखूंगा तो आंसर कुछ आएगा, 15/3 लिखूंगा तो आंसर चेंज होगा, 15 की पावर 2/3 लिखूंगा तो आंसर चेंज होगा। अच्छा, इस पूरे का मैंने अंडर रूट कर दिया तो आंसर चेंज होगा, फैक्टोरियल कर दोगे फिर भी आंसर चेंज होने वाला है। इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूं, मैथ्स नहीं। अगर 5/0 लिखा है तो आंसर आप जानते हैं, 15/0 लिखा है तब भी आप आंसर जानते हैं, चेंज होगा नहीं, वो सेम रहता है, इनफाइनाइट, वही पढ़ा रहा हूं। 15 का स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन 0 लिखा है तो आप जानते हैं आंसर अभी भी चेंज नहीं होने वाला।
और 15 का अंडर रूट कर देते हैं, फैक्टोरियल कर देते हैं, अपॉन में अभी भी 0 है, तो आप जानते हैं आंसर अभी भी चेंज नहीं होगा। और मैथमेटिक्स इसी को इन्फिनिट कहती है या फिर इनफाइनाइट कह देती है। स्पेलिंग सेम नहीं लग रही? सेम काम अंग्रेजी में भी होता है। जो मैंने आपसे कहा 5/3 एक फाइनाइट वर्ब का कॉम्बिनेशन था, सब्जेक्ट था, वर्ब थी, कोई आंसर था उसका। सब्जेक्ट चेंज करने पर 15 जब मैंने कर दिया 5 को, वर्ब चेंज हो गई। टाइम और टेंस चेंज करने पर अंडर रूट कर दिया, कोई और चेंज ला दिया मैंने, आपकी वर्ब चेंज होती है, आंसर चेंज होता है फाइनाइट वर्ब्स के लिए। अगर किसी नॉन फाइनाइट की बात की जाए 2 + V1, लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में बताया, आप भी जानते हैं। आप सब्जेक्ट चेंज कीजिए 5/0, आप नंबर चेंज कीजिए 15/0, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अभी भी वही है, इनफाइनाइट। आप 15 की पावर 3 कर दीजिए, इस पूरे का अंडर रूट कर दीजिए, फिर फैक्टोरियल निकाल देना, जब तक अपॉन में 0 है आंसर सेम रहने वाला है। इन नंबर, सब्जेक्ट, जेंडर को चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और इसी को इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो स्पेलिंग काफी हद तक सेम है। नेक्स्ट टाइम जब कभी आपको मैथ्स में इनफाइनाइट टकराए, टू बी प्रिसाइज इन्फिनिट, इसका ध्यान रखना। और जब अंग्रेजी में ये पढ़ना हो तो पहले वो नोटेशन समझाने के लिए बहुत ईजी पड़ जाते हैं। हाँ, दो तरह से अभी मैं सब लिखकर मार्क करूंगा, दो तरह से इन्फिनिटिव्स को मार्क किया जाता है। एक आपके डायरेक्ट इन्फिनिटिव कहे जाते हैं, 2 + V1 कही जा सकती है, इन्फिनिटिव विद 2 कहे जा सकते हैं, जहां पर कि बेस फॉर्म जो वर्ब की है, फ्रेश फॉर्म जो वर्ब की है V1, इन्फेक्शन नहीं है कोई भी उसमें कि वो V2 है, V3 है, ed लगा है, ing लगी है, ses लगा है ना। फ्रेश फॉर्म, बेस फॉर्म जो वर्ब की है वो 2 के साथ इतनी प्रोटेक्टेड है कि सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर, टाइम, टेंस चेंज करने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तब जाकर उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। एक ये इन्फिनिटिव होता है जहां पर वो 2 जो उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रोटेक्ट कर रहा है दिखता है, सेंटेंस में होता है। कई बार वो 2 नहीं होता, फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एज इट इज रहती है, सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर, टाइम, टेंस चेंज करने से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आई रिपीट, इन प्रैक्टिकल वर्ड्स को ध्यान रखें, आगे नोटेशन से उनको सबको देख लेंगे। इन्फिनिटिव्स जनरली 2 तरह के होते हैं, बाकी अपने फंक्शन के हिसाब से बहुत अलग अलग वैरायटीज उनकी मार्क की जा सकती हैं। कभी कभी आप 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पाएंगे जहां पर वो चेंज नहीं होती, और कई बार आप बिना 2 के भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पाते हैं, जिसे कुछ राइटर्स डायरेक्ट इन्फिनिटिव कहते हैं, कुछ लोग उसे बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं, BARE। बेयर मतलब नंगा हो जाता है, अगर हमारे पास ये प्रोटेक्शन ना हो तो हमें नंगे कहा जाता है। बेयर फुट कहते हैं, जय माता दी, जब वैष्णो देवी जाते हैं तो नंगे पैर हम लोग वहां पर जाते हैं, बेयर फुट कहा जाता है। और इस वर्ब की रक्षा किसने की थी? 2 ने। और इस 2 को ही हटा दीजिए तो वर्ब एक तरह से नंगी हो गई, उस केस में उसे बेयर इन्फिनिटिव कहा जाता है। आई रिपीट, बेस फॉर्म में 2 इन्फिनिटिव, बाकी आप इसी वीडियो में इनकी डिटेल देखेंगे, क्या क्या फंक्शन कर सकते हैं। एक इन्फिनिटिव नाउन का काम कर लेता है, ये तो सब जानते हैं, हर किताब में पढ़ाया जाता है, छोटे से छोटे जगह पर आपको ये मार्क होते हुए मिल जाएगा कि इन्फिनिटिव नाउन का काम करते हैं। अब नाउन है तो हमारी रामबाण सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन, प्रोनाउन होते हैं, तो फिर तो वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर लेता है। लेकिन हर किताब में नहीं मिलता कि एक इन्फिनिटिव एक एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है, एक इन्फिनिटिव एडवर्ब का भी काम कर सकता है, और भी बहुत सारे काम इन्फिनिटिव वहां पर मार्क किए जा सकते हैं। तो डिटेल्स बाद में, आइए जरा कुछ चीजों को नोटेशंस के साथ देखते हैं। इन्फिनिटिव्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यादातर 2 के साथ, कभी कभी बिना 2 के, लेकिन सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर, टाइम, टेंस के हिसाब से चेंज नहीं होती, तब उसे नॉन फाइनाइट कहा जाता है। फंक्शंस, टाइप्स आप अभी देखेंगे। एक सेकेंड माफ कीजिएगा, मन नहीं माना, इनको जरा लिखकर दिखा देता हूं, फिर मैं इन्फिनिटिव्स लिख दूंगा। जो आपसे कहा था, शायद अब क्लैरिटी रहे उस चीज की कि अगर 5/3 का आंसर कुछ निकालना है तो कुछ आंसर आएगा, 15/3 का आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसकी पावर 2 कर दीजिएगा, आंसर चेंज होगा। ये फाइनाइट वर्ब है, इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूं। अगर इस पूरे की पावर 3 निकाल दी जाए तब भी इसका कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा जो पिछले आंसर से चेंज होने वाला है। अब हाँ, मैंने आपसे 5/0 पूछा, आप आंसर जानते हैं। मैं 15/0 सब्जेक्ट चेंज कर दिया, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नॉन फाइनाइट है भाई। इसके पावर 2 कर दीजिए, क्यूब रूट निकाल दीजिए, फैक्टोरियल कर दीजिए, आपको जो करना है करते रहिएगा, आप वर्ब पर कोई फर्क नहीं ला सकते। इसी केस में इसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। और फर्स्ट की जो मैंने बात की आपसे, 2 के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव केसेस। आइए जरा इनके टाइप्स देखते हैं। तो जो आपसे मार्क किया उसका एक छोटा सा ओवरव्यू कि इन्फिनिटिव्स किस किस तरह से बांटे जा सकते हैं। द फर्स्ट वन,
इन्फिनेटिव कह दीजिए, क्योंकि अलग अलग राइटर्स का अलग अलग मत है। अगर आप मुझसे जुड़े हैं तो मैंने इस बात को कई बार, जितनी नॉलेज मेरी है, समझाया कि भाषा किसी एक इंसान की देन नहीं है, इसीलिए किसी एक राइटर के हिसाब से वो डिनोमिनेशन कह दो, शब्द नहीं लिखे जा सकते। कई लोग इन्फिनेटिव कह देते हैं, कई लोग फुल इन्फिनेटिव कहते हैं, कहीं पर टू इन्फिनेटिव कहा जाता है जहां पर टू होता है, और कई बार उसे इन्फिनेटिव विद टू भी कह देते हैं। ऑनेस्टली जहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जहां जहां 2+V1 देखोगे वो इन्फिनेटिव ही होता है। लेकिन जब मैं पढ़ाता हूं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं, जिनमें से 2 स्टेटमेंट बहुत पसंद है मुझे। हर किताब में आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे, ऐसा आपने देखा भी होगा फॉर श्योर, हर किताब में आप इस एग्जाम्पल को देखेंगे। किसी ने अगर कभी नहीं देखा हो, नहीं टकराया हो, तो जरा सा इन्फॉर्म कर दूं, ERR एक वर्ब होती है इंग्लिश में। मुझसे पढ़ते हैं तो ये एग्जाम्पल आपने सुने होंगे। हीट करने वाला हीटर, कूल करने वाला कूलर, मैनेज करने वाला मैनेजर, लीड करने वाला लीडर, गाने वाला सिंगर। ERR OR लगाने पर आपको एरर मिल जाती है। तो हाँ, ERR प्रोनाउंसिएशन है ब्रिटिश इंग्लिश का, मतलब ही होता है गलती करना, जिससे गलती बनती है एरर कह दीजिएगा उसको। सेम डिनोमिनेशन आपके यहां पर है, टू अ इज ह्यूमन। गलती करना इंसान की फितरत है। अगर आप इंसान हैं तो गलती तो करेंगे। हिंदी में भी शायद कहा जाता है कि इंसान गलतियों का पुतला है। सेम कैटेगरी इंग्लिश की है। हर किताब का पहला, दूसरा या चौथा स्टेटमेंट तो आपको मिलने वाला है। ये इसके बिना तो इन्फिनेटिव कोई नहीं पढ़ाता। और एक और अच्छी लाइन मिलती है, टू अ इज ह्यूमन। इंसान गलती करना इंसान की फितरत है, माफ कर देना उसकी आदत है। टू फॉरगिव इज डिवाइन। तो यहां पर इन्फिनेटिव, वो डिटेल आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, कहां पर सब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, कब एडवर्ब है, कब एडजेक्टिव है, और क्या क्या काम कर सकता है। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और बहुत सारी चीजें। बट जनरली टू अ इज ह्यूमन सेंटेंस का सब्जेक्ट है इन्फिनेटिव। गलती करना इंसान की फितरत है और माफ कर देना ऊपर वाले की आदत है। तो इन्फिनेटिव्स टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इंडिपेंडेंट ऑफ द सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर, टेंस। वो तो मैंने लास्ट वीडियो में काफी समझा दिया था। आई हैव टू गो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शी हैज टू गो का गोज नहीं होता। पास्ट में लिखोगे तो गो का वेंट नहीं होने वाला, क्योंकि ये चेंज नहीं होते। शी हैड टू गो, आई हैड टू गो कह दीजिएगा। नेगेटिव इनका नहीं बनता कि गो नॉट कर दिया, आई डिड नॉट हैव टू गो कह दीजिएगा। और अगर एस भी लगानी तो हैव में लगती है। आपको जो करना है, विल लगाना है तो नहीं होता ही हैज टू विल गो, ही विल हैव टू गो। आप कुछ भी चेंज इनमें नहीं ला सकते, इसीलिए इनको नॉन फाइनाइट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। सेकेंड कैटेगरी आती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसको तो देखकर आप पहचान सकते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन का भी हिस्सा होते हैं, जिनमें एरर आ जाती है। हमें नहीं पता था कि वहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर बिना टू के वर्ब की फर्स्ट। सर एक चीज, वो सब ठीक है, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट चेंज करेंगे और ये चेंज नहीं होगी। बेयर इन्फिनेटिव, नंगा, अभी आपको कहा जब वो प्रोटेक्शन उसके पास नहीं है। कौन सी? टू की प्रोटेक्शन उसके पास नहीं है। तो दिस इज सपोज टू बी बेयर इन्फिनेटिव, जहां बिना वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लिखी, बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। या फिर कुछ राइटर्स इसको इन्फिनेटिव विदाउट टू ही कहते हैं। इसका मतलब ही है कि जहां पर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां पर बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, उसको बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, आज के बाद शायद हम में से हर कोई ना जानता हो, मॉडल्स के साथ V1 आती है। मॉडल्स के साथ V1 आती है। मॉडल्स के साथ V1 आती है। मेरा एक रामबाण रहा है। इंग्लिश जितनी मैंने पढ़ाई है, कोई मुझे पहली बार देख रहा है तो माफ कीजिएगा, अदरवाइज चौथी पांचवी बार देख रहे हैं तो आपने एक लाइन मुझसे रोज सुनी होगी। यही तो रामबाण है जिनसे इंग्लिश डिराइव होती है। वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन। आज फिर काम आएंगे इन्फिनेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है, और किसी सेंटेंस को सेंटेंस कहलाने के लिए एटलीस्ट एक फाइनाइट वर्ब होना जरूरी है। नॉन फाइनाइट सेंटेंस नहीं बना सकती। हमेशा कहा क्योंकि अभी तक पढ़ाया नहीं था। मॉडल्स के साथ V1, मॉडल्स के साथ V1। एक अलग नजरिए से देखिए, वो रट लिया मैंने, ठीक है, अच्छी बात है। सब्जेक्ट है आई, आगे लिखा है कैन डू दिस। सब्जेक्ट चेंज करते हैं, ही। तो मैंने सुना यहां पर डज हो जाता है, ही कैन डज दिस। आंसर आपके पास है, नहीं सर वो डू ही रहता है। ही कैन, सिंगुलर सब्जेक्ट में वैसी स्पीड लग रही, ठीक है, ही कैन डू दिस। अच्छा, जेंडर चेंज करते हैं, शी कैन, अब तो डज होगा ना, नहीं होता। शी कैन डज दिस, अभी भी वही है, आई कैन डू दिस, शी कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, रवि कैन डू दिस, मोहन कैन डू दिस।
पास्ट में ले जाओगे तो डू का डिड तो होगा, नहीं नहीं सर वो कैन का कोड हो जाता है, डू का डिड नहीं होता। अरे भगवान, आपकी जो मर्जी आप कर लो, आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, ही कैन डू दिस, वी कैन डू दिस, कैन कोड शुड कुछ भी उठा लो। यू शुड डू दिस, वी शुड डू दिस, आई शुड डू दिस, ही शुड डू दिस, ये डू पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कैन का पास ले जाओगे कुड हो जाएगा, डू का डिड चेंज नहीं होता। आज के बाद ध्यान रखिएगा, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये एक बेयर इन्फिनेटिव है। जी हाँ, मॉडल्स के साथ हमेशा बेयर इन्फिनेटिव लिखे जाते हैं। आई रिपीट, मॉडल्स के साथ हमेशा बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। जैसे कुछ मॉडल्स के साथ तो 2+V1 भी तो देखा है, ऑट टू। अब उसको वन वर्ड में बोल दो ऑट टू, या फिर ऑट टू डू दिस, आई ऑट टू गो देयर, वहां भी तो 2+V1 ही आता है, कुछ के साथ नहीं आता। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, मॉडल्स के साथ V1 आती है, वो वर्ब नहीं है, वो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। कैसे पता? करो सब्जेक्ट चेंज, करिए नंबर चेंज, करिए उसका जेंडर चेंज, टाइम चेंज कर लो, टेंस चेंज कर लो। अगर आप V1 की जगह V2, V3, V4, VSES कर पाओ तो गारंटी। और जो चेंज नहीं होता 5/0 इनफाइनाइट, तो फिर आप उसको नॉन फाइनाइट में रख दीजिएगा। मैं अपने घर पर ग्रामर नहीं बनाता कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होने वाला है। आप अच्छी किताबों से पढ़ेंगे, आपको भी दिख जाएगा कि मॉडल्स के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो एक इन्फिनेटिव होता है। हाँ, वहां पर टू नजर नहीं आती, लेकिन आप उसको चेंज भी नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हमेशा बेयर इन्फिनेटिव कहा जाता है। नीचे एक लाइन लिखी है, कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन ही हो जाएगा, सर लेट गो थोड़ी होता है, क्योंकि जब जब मैं पढ़ाता हूं बच्चा, वो आत्मा की आवाज उसकी आती है कि सर लेट मी गो, लेट्स गो, लेट अस गो, लेट गो थोड़ी ना होता है। अभी आप मुझसे कुछ अच्छा और सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक हिंट दे दूं, नाउन पढ़ते वक्त अगर मैं आपसे पूछूं नाउन कितने प्रकार की है फॉर एग्जांपल, तो इसका आंसर नहीं हो सकता। पहले ये बताओ पूछना किस नजरिए से है, क्लासिफाई करना है, कॉन्क्रीट एब्स्ट्रैक्ट, टाइप्स बताने हैं, प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव। अच्छा, नंबर की बात कर रहे थे क्या? सिंगुलर, प्लूरल। अच्छा, जेंडर की बात कर रहे हैं, सॉरी, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। तो ऐसे ही इन्फिनेटिव की बेस फॉर्म तो ये दोनों ही होते हैं, टू के साथ, बिना टू के। अब उसे कोई पैसिव इन्फिनेटिव कह देता है जब पैसिव वॉइस में यूज होते हैं, कोई इसे परफेक्ट इन्फिनेटिव कह देता है जब वो हैव के साथ बन जाते हैं, कोई इसे कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव कह देता है जब वो बी के साथ आईएनजी लेकर आते हैं, और कई जगहों पर स्प्लिट इन्फिनेटिव भी काम आ जाते हैं। सर समझ नहीं आया, स्प्लिट इन्फिनेटिव भी एक वैरायटी लिखी जाती है, वो बात की बात है, पहले वो देख लो, इसी से डिराइव होता है। लेट गो आप में से कुछ लोगों ने शायद नहीं देखा है, जिन्होंने देखा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा पहले ऐसे बात करते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दीजिए, लेट हिम गो, उसे जाने दीजिए, लेट हर गो, उसे जाने दीजिए। अच्छा, लेट अस गो तो हम ही लोग चलते हैं, तो मुझे जाने दो, उसे जाने दो, इन्हें जाने दो, उनको जाने दो। ये मी वगैरह हटा दूं तो क्या बनेगा? आई रिपीट, ये मेरे घर पर नहीं बना, होता है इंग्लिश में, आप वेरीफाई कर सकते हैं। लेट गो, छोड़ो यार, जाने दो। हाँ, लेट गो इंग्लिश में फर्स्ट वैरायटी है जिससे लेट मी गो, लेट अस गो, लेट हिम गो, हर गो बनते हैं। तो वो स्पोकन वाले भी बोल लेते हैं, जिनको उतना नहीं पता। स्पोकन में कौन ढूंढता है भाई कि ये इन्फिनेटिव है कि ये जेरेंड है कि पार्टिसिपल है? बस पता है आई लाइक डांसिंग, पूछ लो इसमें कितनी फाइनाइट वर्ब्स हैं, कितनी नॉन फाइनाइट, नहीं पता भाई साहब। उस केस में आपके आंसर्स कहां जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लेट गो ग्रामेटिकली 100% करेक्ट है, एग्जाम में भी कई बार आपको मिल जाएगा। लेट इट गो तो सुना होगा ना, इस बात को जाने दीजिए, उसे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, छोड़ो यार, जाने दो। तो लेट गो को अगर आप हिंदी से समझते हैं तो लेट गो का मतलब ही हो जाता है जाने दो। अब आप इसमें ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं क्योंकि लेट भी तो वर्ब है, तो लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट हर गो, ETC आप बना सकते हैं। शायद मेरी बात समझ में आई होगी। हाँ, लेट और गो कभी मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, जब थोड़ी बहुत ग्रामर सीखना शुरू की, तो अजीब लगा था, दो वर्ब साथ में कैसे आ सकती हैं? आंसर वही है, एक फाइनाइट है और एक आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है। बिकॉज एक क्वेश्चन पूछता हूं, बहुत अच्छी चीज बोल रहा हूं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, मैं लिख नहीं पा रहा हूं अभी स्क्रीन पर, माफ कीजिएगा। माना कि वो नंबर x है, लेट द नंबर बी x, तो माना कि वो नंबर x है, मतलब एक ही नंबर है ना x, तो आप उसके लिए इज क्यों नहीं लिखते कि लेट द नंबर इज x? वॉज क्यों नहीं लिखते? कल माना था मैंने, लेट द नंबर वॉज x। हमेशा फिक्स्ड क्यों लिखा जाता है? लेट द नंबर बी x। लिखिए ना, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए लेट द नंबर इज x, आर x, ज्यादा हो जाए तो पास्ट में होगा तो वॉज x, 4-5 थे तो वर x। आपने कभी ना देखा होगा ना कभी देख पाओगे कि लेट द नंबर इज x, वो हमेशा लेट द नंबर बी x ही लिखा जाता है। क्यों?
अब इसके लिए हर कोई शेक्सपियर बन जाता है, अपने अपने आंसर्स हम बनाने लगते हैं। रियलिटी तो हमें नहीं पता, हम अपने आंसर्स बना लेते हैं। वो सर उसमें अजम्पशन है इसीलिए। तो भाई अंग्रेजी में कहाँ लिखा है कि अजम्पशन के लिए बी आती है, ऐसा कहीं लिखा है क्या? नहीं, मतलब वो मानते हैं ना, इसीलिए ये बच्चों के आंसर्स बोल रहा हूँ जो हर बार पूछता हूँ, कुछ ना कुछ वैरायटी सुनने को मिल जाती है। तो भाई मानने के लिए बी थोड़ी आती है कि जहां जहां मानते हैं अस्यूम शब्द का इस्तेमाल करोगे, इफ का इस्तेमाल करोगे तो समझ भी आता है। बी कैसे आ गई? ग्रामर आपके पास है। लेट के साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव्स आते हैं। आई रिपीट, लेट के साथ हमेशा बेयर इंफिनिटिव्स आते हैं। बेयर इंफिनिटिव बिना टू के इंफिनिटिव वर्जन। चेंज करके देखिए, इसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं है इनका जाने वाले का। लेट गो, गो लिखा है। मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट दिया लेट मी गो, एस तो नहीं लग पाई। मैंने प्लूरल सब्जेक्ट दे दिया लेट अस गो, कोई फर्क नहीं पड़ा गो पर। मैंने हिम लिखा, फिर से सिंगुलर, पास्ट में कह दिया उसने मुझे जाने दिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप गो को चेंज नहीं कर सकते, इन्फिनेटिव है। लेकिन बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेयर इन्फिनेटिव कह दीजिएगा। तो बेस फॉर्म में आपके सामने है। नेक्स्ट स्लाइड में आप और एग्जांपल देखेंगे। इन्फिनेटिव टू के साथ, बेयर इन्फिनेटिव विदाउट टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक वैरायटी और सुन लेना, कभी आपको टकराए, मुझे बहुत पसंद है। एक और कहा जाता है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट मतलब टूट जाना। तो जिस शब्द के बाद इंफिनिटिव आना था, जैसे ज्यादातर टू के साथ ही इंफिनिटिव आ जाता है, अब वो नहीं आ पाए, इनके बीच में कुछ आ गया। अब क्या आ सकता है? तो अक्सर एडवर्ब्स लिखी जाती हैं। आई हैव डिसाइडेड टू लीव दिस सिटी। आई हैव डिसाइडेड टू लीव दिस सिटी। आई हैव डिसाइडेड टू सीक्रेटली लीव दिस सिटी। चुपचाप जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। I have decided to secretly leave this city। अब इस to और V1 इंफिनिटिव को किसी ने तोड़ दिया। किसने? एक एडवर्ब ने। स्प्लिट इंफिनिटिव, स्प्लिट का मतलब ही टूटना हो जाता है। लेट गो ही इंफिनिटिव है भाई। अब आप जब कहते हैं लेट मी गो, तो लेट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए लेट द नंबर इज एक्स, एसीएस वर्जन है। लेट द नंबर वॉज एक्स। अरे भाई टाइम एंड टेंस पे आप डिपेंड कर ही नहीं सकते। फ्रेश फॉर्म कौन सी है? बी खुद लिखी जाती है। आई रिपीट, इसीलिए लेट द नंबर बी एक्स कहते हैं, बिकॉज लेट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एसीएस, V2, V3, V4 वैसे वेरिएशंस नहीं आते। शायद मेरी बात क्लियर रही होगी। अब आपने क्या किया? इसके साथ ऑब्जेक्ट दे दिया, इसको तोड़ दिया। लेट मी गो, इंफिनिटिव टूट गया, स्प्लिट इंफिनिटिव। लेट अस गो, स्प्लिट इंफिनिटिव। लेट हिम गो, लेट इट गो, स्प्लिट इंफिनिटिव भी कहे जा सकते हैं। कंटिन्यूअस काम करेगा तो कंटिन्यूअस, टूट गया तो स्प्लिट इंफिनिटिव। परफेक्ट टेंस से बना है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेकर। आई एडमिट टू हैव सेड सो। हाँ, मैं मानता हूं कि मैंने ऐसा कहा था। टू हैव सेड सो, उसे आप परफेक्ट इंफिनिटिव कह दो, इन्हीं का पैसिव बन जाएगा। इट इज इम्पॉसिबल टू बी डन, तो वो पैसिव इंफिनिटिव हो गया। काम आप करा सकते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग। आप इस स्लाइड को लिखिए, टाइप्स ऑफ इंफिनिटिव, टू के साथ, बिना टू के। मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं आपको कि इंफिनिटिव क्या क्या रोल प्ले कर सकते हैं। आइए जरा इन एग्जांपल्स को देखिए। फर्स्ट स्लाइड, इन्फिनिटिव्स एज अ नाउन। मैं कितनी वैरायटीज रख सकते हैं? द फर्स्ट वन, आई रिपीट, ये फर्स्ट स्लाइड है जिसमें इन्फिनिटिव एज अ नाउन मार्क किए हैं, जो आपको हर जगह मिल जाएंगे। इन्फिनिटिव्स के और फंक्शन हर बुक में नहीं मिलते। कुछ अच्छी किताबें अगर आपके पास हैं, कुछ अच्छे रेफरेंसेस आपके पास हैं, तो आपको मार्क हो जाएंगे। वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं। पहले वो जो आपको समझ में भी आ जाएगा, अगला वाला महंगा पड़ सकता है, माफ कीजिएगा। आइए जरा यहां से स्टार्ट करते हैं। वही रामबाण, सेंटेंस के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं। अब तो किताबें भी लिखती है उन चीजों को कि टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज में ये वर्ब है, वर्ब के पहले अक्सर सब्जेक्ट लिखे जाते हैं। और दिस इज अ गुड एक्सरसाइज, दैट इज अ गुड एक्सरसाइज जेरेंड्स में पढ़ेंगे। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग भी नॉन फाइनाइट है। जेरेंड है, जेरेंड भी नाउन का काम करती है। और काफी जगहों पर इन्फिनिटिव और जेरेंड दोनों अपना रोल प्ले कर सकती हैं, क्योंकि नाउन का काम ये भी कर लेता है और नाउन का काम जेरेंड्स भी कर लेती हैं। जेरेंड पढ़ेंगे तब देखेंगे उसके अलग वीडियो में। आज जरा इन्फिनिटिव्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर टू वॉक जो है इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है कि ये कोई एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज? चलना, घूमना, फिरना, एक्सरसाइज कही जा सकती है। टू वॉक फर्स्ट सेंटेंस में नाउन है, लेकिन एज अ सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एज अ नाउन कह दीजिए, नाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकती है। आई वॉन्ट अ पेन, मुझे पेन चाहिए।
आई वॉन्ट अ न्यू मोबाइल फोन, मुझे मोबाइल चाहिए। आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, ये चाहिए वो चाहिए। वर्ब के साथ क्या लिखे जाते हैं? उनके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी नाउन प्रोनाउन होते हैं। और आई वॉन्ट टू गो, इस केस में वॉन्ट जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट ही इन्फिनेटिव अपना रोल प्ले कर सकता है, बिहेविंग एज अ नाउन वंस अगेन। आई रिपीट, किसी वर्ब का सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, इन्फिनेटिव किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल। आई लाइक टू डांस, अपन को तो डांस पसंद है। कोई अभी माफ कीजिएगा इन्फिनेटिव्स पढ़ा रहा हूं तो एग्जाम्पल इन्फिनेटिव के हैं। आई नो आई लाइक डांसिंग भी होता है। अभी अभी कहा था दोनों अपना रोल अदा कर सकते हैं, जेरेंड भी इन्फिनेटिव भी। कहां कहां आते हैं, कहां कहां नहीं आ पाते, किसके साथ सिर्फ जेरेंड आती है, किसके साथ सिर्फ इन्फिनेटिव आते हैं, वो आप अगले वीडियोस में देख लेंगे। हाल फिलहाल दोनों सही है, तो कोई ये ना सोचे सर आई लाइक टू डांस थोड़ी होता है, आई लाइक डांसिंग होती है। भाई दोनों वैरायटी सही है, नाउन दोनों ही है। आई लाइक मैं हारमोनियम कह दूंगा तो क्या आएगा? हारमोनियम पहले से ही नाउन है। गिटार कहूंगा तो वो पहले से ही नाउन है। और इन्फिनेटिव से भी नाउन बनाई जा सकती है, जेरेंड से भी नाउन बनाई जा सकती है। तो आई वॉन्ट टू डांस, आई वॉन्ट टू गो एज अ नाउन, ऑब्जेक्ट किसी वर्ब के। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, वापस इन्फिनेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट रहा एज अ नाउन। लेकिन वर्ब्स की भी तो भाई क्वालिटी होती है। ओवरऑल इसको देखोगे इन्फिनेटिव है, लेकिन खुद में तो रिस्पेक्ट एक वर्ब है, उसका फर्स्ट फीचर। और वर्ब्स की क्वालिटी होती है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती है। तो अगर किसी इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करेंगे जिसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता तो वो अकेली आ सकती है। किसी ट्रांजिटिव वर्ब की बात कीजिएगा तो वो अपना ऑब्जेक्ट लेकर आएगी। रिस्पेक्ट करना, किसकी रिस्पेक्ट करना? माँ बाप की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। इस केस में रिस्पेक्ट क्या है? वर्ब है, ट्रांजिटिव है। किसकी इज्जत? हमारे माँ बाप की इज्जत करना। तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है इन्फिनेटिव, बिहेविंग एज अ नाउन। लेकिन ये एक अकेला शब्द जो वर्ब है इन्फिनेटिव की, ट्रांजिटिव होने के नाते अपना खुद का ऑब्जेक्ट लेकर आ सकती है। आई रिपीट, ये ऑब्जेक्ट जो है इस वर्ब का खुद का है, बिकॉज ये नेचर में ट्रांजिटिव है। अजीब लग रहा हो तो माफ करना, पुराने बेसिक्स आप उठा लीजिएगा, कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। वर्ब की दो वैरायटी, ट्रांजिटिव जिसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, इंट्रांजिटिव जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता। अब अगर उसी वर्ब को सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाएंगे इन्फिनेटिव के सहारे, जेरेंड के सहारे, सेम कहानी जेरेंड्स के साथ आती है। तो अगर वो इंट्रांजिटिव है अकेली आ जाएगी, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेकर आ जाएगी। सेंटेंस का सब्जेक्ट एज अ ट्रांजिटिव वर्ब अपने ऑब्जेक्ट के साथ। दोबारा देखते हैं। ही रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया। जाने से, आने से, खाने से, पीने से, सब वही वर्ब के एक्शन दिख रहे हैं आपके। टू ओबे इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसने इज्जत करने से मना कर दिया। किस बात की इज्जत? किसकी इज्जत करने से मना किया? अरे मेरे माँ बाप की इज्जत करने से वो मना कर रहा था। अब ओबे इंग्लिश में फिर से एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और एक ट्रांजिटिव वर्ब अपना खुद का ऑब्जेक्ट खुद के लिए रख सकती है। तो आप ऐसा ना सोचें कि सर ये दो दो ऑब्जेक्ट कहां से आ गए। भाई इन्फिनेटिव का रोल ये पूरा अदा करेगा। हाँ, जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है, वो अपना खुद का कुछ भी ला सकती है। ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेकर आ सकती है, कभी जरूरत पड़ेगी तो एडवर्ब से मॉडिफाई हो सकती है। ऐसा कोई भी फ्रैक्शन, वर्ब है ना, बेस फॉर्म तो वर्ब है उसकी। अब आप उसे काम करा रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन बेस फॉर्म में वो ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव या ऐसे कोई भी फंक्शन रख सकती है। इन्फिनेटिव एज द सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव एज द ऑब्जेक्ट। इन्फिनेटिव ट्रांजिटिव वर्ब का है तो फिर वो अपना ऑब्जेक्ट ला सकती है, और इन्फिनेटिव अगर ट्रांजिटिव वर्ब का है, चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसका खुद का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। माई ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, यहां पर नाउन था, यहां पर नाउन था, नाउन था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा बी के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स लिखे जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स हिंदी में पूरक कहे जाते हैं, जो उसका मीनिंग कंप्लीट करते हैं। वर्ब के वीडियो में आपको पढ़ाया था बी के में कि बी के साथ सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, ऑब्जेक्ट नहीं आते। आई एम हैप्पी, खुश हूं, आई एम रिच, आई एम पुअर, आई एम अलोन, सारे के सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। आई एम फाइन, आई एम सॉरी, ये सारे बी का मीनिंग कंप्लीट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कह दीजिएगा। और ऐसे ही केसेस में बी को किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। इसीलिए प्रोनाउन में पढ़ा था इट वाज आई, वो मैं था जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। इट इज मी इनफॉर्मल पार्ट है, स्पोकन इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश है। एग्जामिनेशंस में इट इज आई लिखा जाता है। चाहिए तो आप मेरे प्रोनाउन के वीडियो चेक कर सकते हैं। बी के साथ कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, और इस नाते ये इन्फिनेटिव बी का कॉम्प्लीमेंट बिहेवियर भी दे सकता है, उसका मीनिंग कंप्लीट कर सकता है कि मेरा सबसे अच्छा प्लेजर जो है, जो सबसे ज्यादा चीज मुझे पसंद है, वो है गाना, वो है नाचना, वो है पढ़ाना, घूमना फिरना, कुछ भी आप कहिएगा। वर्ब है लेकिन किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बिहेवियर भी दे सकती है। और एक अच्छी चीज, एक इन्फिनेटिव किसी प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है।
ही वॉज अबाउट टू डाई। स्टेटमेंट बहुत ईजी है, अरे ये तो सर पता है, डिराइव करके देखा कभी कि अबाउट मतलब लगभग, नियर के सेंस में, और टू डाई की अगर मैं इक्वल नाउन लिख दूं तो इसको आप डेथ कह सकते हैं। ये इन्फिनेटिव है, ये डायरेक्ट नाउन है, नियर प्रपोजिशन है, डेथ इंग्लिश में नाउन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बिहेवियर दिया जा सकता है। तो हाँ, ही वॉज नियर डेथ, वो मरने के करीब था, मृत्यु के करीब था, और ही वॉज अबाउट टू डाई, वो मरने वाला था। बात एक ही है, अबाउट प्रपोजिशन है, का ऑब्जेक्ट एक इन्फिनेटिव भी हो सकता है। आई रिपीट, इन्फिनेटिव सेंटेंस के सब्जेक्ट हो सकते हैं, सेंटेंस के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होकर इन्फिनेटिव की जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव होकर अपना खुद का ऑब्जेक्ट ले सकती है, और अगर वही वर्ब कहीं पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वर्ब है, इन्फिनेटिव ट्रांजिटिव है, तो वो खुद का ऑब्जेक्ट भी साथ में ला सकती है। ये किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट भी बिहेव कर सकते हैं और किसी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। हाँ सहमति है, ये चीजें इतनी आसान नहीं है जैसे हम नाउन के शब्दों को समझ लेते थे। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल, हाँ यार बात तो सही है, चलो समझ में आ गया सर। लाइव क्लास भी नहीं है कि आप पूछ लेंगे सर ये एक बार वापस समझा देना। आई रिपीट रिक्वेस्ट कि आप और भी वीडियोस देख लीजिएगा, आपको और क्लैरिटी दे पाऊंगा, लेकिन काम चलाऊ ना पढ़ाता हूं ना पढ़ा पाऊंगा, तो डिटेल्स मार्क करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी मैं समझता हूं। आशा करता हूं कि ये क्लियर होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बुक से देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में वो देखिए जो हर किताब नहीं पढ़ाती। साधारण तौर पर जिन बुक से हम पढ़ते हैं वो चीज मेंशन नहीं करती, और माफी बट बहुत सारे टीचर्स भी वो चीज मार्क नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कि नाउन के अलावा भी इंफिनिटिव्स के पास बहुत काम होते हैं। क्या? नेक्स्ट स्लाइड देखिए। जरा कुछ एडवांस्ड फ्रैक्शंस देखिए। आई रिपीट, जो आपसे शब्द कहे थे काफी बुक्स को देखकर पढ़कर सिखा पाऊंगा अभी कि ज्यादातर टीचर्स और किताबें आपको मार्क करती हैं कि इन्फिनेटिव एज अ नाउन बिहेव करते हैं। ये लाइन गलत नहीं है बट इनकम्प्लीट है। इन्फिनेटिव नाउन का काम तो करते हैं बट सिर्फ नाउन का काम नहीं करते, इसके अलावा और भी उनके पास काम होते हैं। जरा सा समझा पाऊं आपको। द फर्स्ट वन, दिस इज नॉट द टाइम। भाई साहब ये टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम इंग्लिश में नाउन है, ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं। अरे खेलने का टाइम नहीं है मेरे पास, अरे अभी फोन पे बात करने का टाइम नहीं है। टाइम इंग्लिश में नाउन है, और नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी कुछ भी मीनिंग ऐड करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। भाई साहब मेरे पास बैठने के लिए चेयर तक नहीं है, आई हैव नो चेयर टू सिट ऑन। उस केस में चेयर नाउन है, और चेयर के साथ जब टू सिट ऑन आपने लिखा है वो इन्फिनेटिव जो है एडजेक्टिव का बिहेवियर देगा, बिकॉज सिट के लिए लिखा है। उस गरीब के पास बिस्तर तक नहीं था सोने के लिए, बिस्तर सोने के लिए, चेयर बैठने के लिए, ये सारे इन्फिनेटिव्स एडजेक्टिव होते हैं। माफी अगर किसी को अजीब लगे सर समझ नहीं आया, लाइव तो है ही नहीं, आप बोल ही नहीं सकते, एक बार कुछ अच्छी किताबें पढ़िएगा जिनको चाहिए एडवांस चीजें, तो आपको वो चीजें क्लैरिफाई कर पाएंगे। शायद मेरे शब्द इतने प्रिसाइज ना हो। एक घर है तो यार बेचना, अरे बेचना थोड़ी खरीदना, भाई खरीदना भी नहीं है, किराए पे लेना है। तो कोई किराए पे लेने लायक घर हो तो बताना, घर हो तो बताइएगा। घर इंग्लिश में ऑब्वियसली नाउन है। खरीदने लायक हो, बेचने लायक हो, किराए पर लेने लायक हो, जरा बताइएगा। ये वो एग्जांपल लिखा है जो आप रोज देखते हैं। एक स्टूडेंट अपनी जिंदगी में किराए के मकान से बहुत डील करता है। दिल्ली में जाकर कितने बच्चे रहते हैं, या कहीं पर भी रहिएगा जब आपके कॉलेज के लिए, कंपटीशन की तैयारी के लिए, ईटीसी, इन जनरल टू लेट शब्द को आपने जरूर लिखा देखा होगा। हाँ सर देखा तो है। और ये होता किसके लिए है? घर के लिए। बेचने वाला घर, खरीदने वाला घर, किराए पर लेने के लिए घर। घर नाउन है, हमें ऐसा घर नहीं चाहिए भाई, ऐसा घर चाहिए जो सिर्फ किराए पर 2 महीने के लिए मिल जाए। घर को मॉडिफाई करना, नाउन को मॉडिफाई करने का काम एडजेक्टिव्स का होता है। तो एक इन्फिनेटिव किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव बिहेवियर भी दे सकता है। आई एम ग्लैड, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ, आपको देखकर बहुत खुश हुआ, आपसे मिलकर बहुत खुश हुआ। अब खुश होना एडजेक्टिव है, हैप्पी, ग्लैड एडजेक्टिव्स हैं। और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कौन करता है? खुश तो हूं, आपको देखकर खुश हूं, मोगैम्बो खुश हुआ, दैट वे। और एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने का काम भी एडवर्ब्स का होता है। ये आप एडवर्ब्स के वीडियो में देख सकते हैं, अभी तक तो नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आगे मिलते रहेंगे। अगर आप इस वीडियो को लाइव और प्रीमियर ना होकर बाद में कभी देख रहे हैं तो एक बार प्लेलिस्ट चेक करना, आपको सारे पार्ट ऑफ स्पीच मिल चुके होंगे फॉर श्योर।
एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम भी एडवर्ब का होता है। मैं अभी सक्षम नहीं हूं, आई एम अनेबल, अनेबल फिर से एडजेक्टिव है, आई एम एबल भी एडजेक्टिव है, आई एम एबल टू हेल्प यू, आई एम अनेबल टू हेल्प यू, दोनों ही केसेस में एबल अनेबल एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करने वाले शब्दों को एडवर्ब कहा जाता है। तो इन्फिनेटिव एज एन एडजेक्टिव, इन्फिनेटिव एज एन नाउन, इन्फिनेटिव एज एन एडवर्ब भी अपना रोल प्ले कर लेती है। सिमिलरली ही केम हियर, वो यहां पर आया था। क्यों आए थे? अरे आपसे मिलने आए थे भाई, सिर्फ आपको देखने के नजरिए से आए थे। उस केस में आया तो था, वर्ब है। किस पर्पस से आया था, क्या कारण था उसके आने का, क्या उद्देश्य था, और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम भी एडवर्ब्स का होता है। तो आया तो था, आपसे मिलने आया था, आपसे बात करने आया था, आपको ये सामान देने आया था। वर्ब के लिए हमेशा एडवर्ब्स लिखी जाती हैं। सिमिलरली उसने अपनी घड़ी बेच दी। मुझे देखकर मुझे बाबू भैया की याद आ गई कि तूने मेरा हारमोनियम बेचा, तूने मेरा चश्मा बेचा, मेरे जूते बेचे, फिर हेरा फेरी, आई एम सॉरी। ही सोल्ड हिज वॉच टू बाय दोज बुक्स। उसको अपनी घड़ी तक बेचनी पड़ गई किताबें खरीदने के लिए। तो उसने बेची तो थी घड़ी, क्यों बेची थी? इस वजह से बेची थी। बेचना वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए हमेशा एडवर्ब्स मार्क की जाती हैं। ये ग्लैंस उनके लिए है जिनको ये चीज अच्छी लगी हो। माफी अगर किसी को अजीब लगा हो तो आप कुछ स्टैंडर्ड बुक्स के रेफरेंस से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स पा सकते हैं जहां पर एक इन्फिनेटिव, एक नाउन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अलावा एक एडजेक्टिव, एक एडवर्ब का भी काम कर सकता है। और हाँ, मुझे पता है अभी नहीं बताना ही जायज होगा कि इन्फिनेटिव कंजंक्शन का भी काम कर लेते हैं। अब वो सेंटेंस में अगर यहां पर लिखकर छोड़ दूं तो आपको ऑनेस्टली समझ नहीं आएगा। तो जिसको पता है कभी खुद देख लीजिएगा, इन्फिनेटिव कंजंक्शन का भी काम करते हैं। और नहीं पता तो जब ग्रामर पूरी फिनिश हो जाएगी तो मुझे एडवांस्ड की बहुत सारी चीजें बतानी है। भाई नाउन में भी बहुत कुछ रह गया है, एडजेक्टिव भी बहुत सारे बाकी हैं, वर्ब की तो कोई लिमिट ही नहीं है। वो वीडियो मैं कभी बाद में अपलोड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं शायद कि ये खेलने का वक्त नहीं है, ये वाला वक्त नहीं है, अच्छा वक्त है, बुरा वक्त है, टाइम नाउन है, को मॉडिफाई करने के लिए एडजेक्टिव्स आते हैं। घर है, अच्छा, महंगा, सस्ता, बेचने वाला, खरीदने वाला, किराए पे देने वाला। किराए पे देने लायक कोई घर है क्या आपके पास? कोई कमरा है क्या आपके पास जो किराए पे दे पाए? रूम के लिए लिख दो, रूम भी नाउन है और नाउन के लिए हमेशा एडजेक्टिव्स लिखे जाते हैं। किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने का काम भी एडवर्ब्स का होता है और वर्ब को मॉडिफाई करने का काम तो बेसिकली एडवर्ब्स का ही होता है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। कुछ और बात करते हैं। नॉन फाइनाइट्स इंग्लिश की एक ऐसी क्लास है, क्लास मतलब कम्युनिटी या फिर एक एरिया कह दीजिएगा, जिस पर परफेक्शन हासिल करना असंभव के बराबर ही है। लेकिन हाँ, काफी डिटेल में पढ़ने के बाद इन पर थोड़ी थोड़ी समझ लाई जा सकती है। इस वीडियो के सहारे मैंने आपको टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव्स मार्क किए कि किस तरह आप इन्फिनेटिव्स को देखकर एटलीस्ट पहचान तो सकते हैं कि जब ये सब्जेक्ट, नंबर, जेंडर, वॉइस, नरेशन, टाइम, टेंस के हिसाब से चेंज ही नहीं हो रहा तो पक्का ये फाइनाइट वर्ब तो नहीं है। अब ये नॉन फाइनाइट है, टू के साथ है, प्लेन इन्फिनेटिव कह दो, टू वाला इन्फिनेटिव कह दीजिए, फुल इन्फिनेटिव या सादा इन्फिनेटिव कह दीजिएगा। अरे बिना टू के भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं हो रही भैया, सब्जेक्ट नंबर सब चेंज कर लिया, उस केस में आप उसे एक बेयर इन्फिनेटिव कह सकते हैं, जहां पर बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जा सकती है। भारी भरकम शब्द हम लगा सकते हैं बाद में कि वो स्प्लिट इन्फिनेटिव है, टूटा हुआ है, जिसके साथ आना था उसके बीच में कोई एडवर्ब, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट या कुछ और भी आ गया। कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव हो सकता है कि वो बी के साथ आईएनजी दिखा पाता है कंटिन्यूअस एक्शन के लिए। परफेक्ट इन्फिनेटिव हो सकता है, परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर के नाते हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखी जा सकती है। पैसिव इन्फिनेटिव हो सकते हैं अपने पैसिव वॉइस में। तो क्यों मैं अभी इतने भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल करके आपको कंफ्यूज करूं? जब जो चीज पढ़ेंगे तब उसका जिक्र कर लेंगे। जिस दिन पैसिव वॉइस पढ़ेंगे उस दिन पैसिव में सबका पैसिव बना लेंगे, चाहे वो नरेशन का हो, मॉडल्स का हो, इन्फिनेटिव्स का हो, जिस भी चीज का पार्टिसिपल्स का बनाना है सबके पैसिव वहीं पर बना लेंगे। अभी आपको कंफ्यूज करना मैं नहीं मानता जायज होगा। बेसिक्स मार्क किए कि इन्फिनेटिव होते क्या हैं, किस तरह आप उनको देख सकते हैं, क्या क्या रोल अदा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ के हिसाब से, जिनको स्पोकन इंग्लिश या इंग्लिश की लैंग्वेज लर्निंग चाहिए, नॉलेज चाहिए, और वो बच्चे जिनके एग्जामिनेशन में उसकी एरर आती है, तो वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। काफी सारे शब्द जितने मैक्सिमाइज कर पाऊं जिनके साथ इन्फिनेटिव लिखे जाते हैं, और सादा इन्फिनेटिव कम मार्क करूंगा, वो तो सब पहचान लेते हैं। 2 + V1, आई वांट टू से समथिंग, आई वुड लाइक टू से समथिंग, 2 + V1।
ऐसे शब्द जिनके साथ बेयर इन्फिनेटिव्स लिखे जाते हैं। बेयर मतलब बिना टू के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई सॉ हिम डू समथिंग। जब जब ये लाइन दिखाता हूं बच्चे जरूर बोलते हैं सर यहां पर डूइंग आ सकता है ना। अरे भाई, एक भाषा में अपनी बात को कहने का कोई भी नजरिया हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं कहूं झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी थी, किन्होंने कहकर लिख दिया खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक राइटर अपने शब्दों को किस भी तरह पोर्ट्रे कर सकता है। इन्फिनेटिव भी लिखे जाते हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन के साथ। अभी इसको पॉज करते हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किन किन शब्दों के साथ इन्फिनेटिव मार्क किए जा सकते हैं, क्या क्या वैरायटी बन सकती है, पूरी लिस्ट उनकी आप नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ जरूर देखेंगे। इस वीडियो को यही फिनिश करना चाहूंगा इन्फिनेटिव्स के बेसिक्स के साथ। आशा करता हूं बहुत सारी बुक्स का निचोड़ आपको दिखाना चाहा, क्या क्या फंक्शंस इनके द्वारा प्ले किए जा सकते हैं। कंक्लूड करने से पहले वापस कहना चाहूं मैं अपनी ऐप पर पढ़ा रहा हूं एसएससी के एग्जामिनेशंस के लिए, यूपीएससी सीडीएस के एग्जामिनेशंस के लिए और डिफेंस के एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए मुझसे जुड़ना चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से मेरी ऐप इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा डाउनलोड करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आप मुझे मेरे म्यूजिक चैनल पर मिल सकते हैं, दैट इज कपिल म्यूजिक बॉय। पढ़ाने से टाइम ज्यादा मिल तो नहीं पाता, बट कभी कभार फ्री होता हूँ, एक आध गाना उस पर डला ही होगा, कभी सुन सकते हैं। ट्विटर हैंडल भी सेम है कपिल म्यूजिक बॉय, और इंस्टाग्राम हैंडल भी सेम है कपिल म्यूजिक बॉय। आप चाहें तो मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझसे जुड़े रहने के लिए, अपनी डाउट्स पूछने के लिए वहां पर मेंशन कर सकते हैं विद द सेम हैंडल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। फेसबुक पेज भी सेम नाम से है इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। और अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर हूं इन द बैंकिंग स्ट्रीम। तो बैंक की तैयारी करनी है, आप ना सिर्फ मुझसे किसी भी टीचर से कितने भी नंबर ऑफ आवर्स पढ़ सकते हैं, और ना सिर्फ मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीए, जीएस सब कुछ आप पढ़ सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन लेकर। आप अनअकैडमी पर बैंक, एसएससी, यूपीएससी, एनडीए, डिफेंस, एयरफोर्स किसी भी चीज की तैयारी कर सकते हैं, साथ ही 11th 12th आईआईटी, गेट जैसे एग्जामिनेशंस के लिए भी। और हाँ, सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप मेरा रेफरल कोड कपिल सर KAPILSIR लगाकर फ्लैट 10% डिस्काउंट अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर पा सकते हैं। और फ्री क्लासेस देखने के लिए भी आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, जिसके लिए कोई आपको पेमेंट नहीं करना होगा। अनलॉक करने के लिए क्लासेस को कपिल सर आप यूज कर सकते हैं। शुक्रिया, इस वीडियो को यहीं फिनिश करना चाहूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन्फिनेटिव्स के उन शब्दों के साथ जिनके साथ इन्फिनेटिव्स को मार्क किया जाता है। टिल देन, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। दिस इज कपिल देव शर्मा, ऑलवेज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा। थैंक्स अ लॉट।